लोहा कितना भी मजबूत हो, समय के साथ जंग लग ही जाती है। फिर जंग छुड़ानी पड़ती है और लोहे को वापस मजबूत किया जाता है। ऐसा अमूमन सभी के साथ होता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा या फिर फ्यूचर में होगा, हो सकता है न भी हो। लेकिन अगर इंसान को जंग लग जाए तो फिर आत्मचिंतन करना चाहिए, समस्या की पहचान करनी चाहिए, फिर समाधान या सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस पर देश के सीजेआई ने न्यायपालिका के भीतर के 4 इश्यूज की पहचान की है। ये ऐसे इश्यूज हैं जिनसे न्यायपालिका की दक्षता प्रभावित होती है। सीजेआई ने इसके समाधान की भी बात की है, लेकिन सीजेआई के शब्दों में कहें तो डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस के माध्यम से ही इनका समाधान निकल पाएगा। देखिए, यह टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और समझिए कि न्यायपालिका के भीतर के 4 मुद्दे क्या क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो न्यायपालिका के भीतर के 4 इश्यूज में पहला है एडजर्नमेंट कल्चर, हिंदी में कहें तो स्थगन की संस्कृति, या सनी देओल की भाषा में कहें तो तारीख पर तारीख। कई मूवीज में आपने जज साहब को कहते सुना होगा कि यह अदालत कल तक के लिए या फलां तारीख के लिए मुलतवी की जाती है। एडजर्नमेंट का सीधा मतलब है किसी निर्धारित सुनवाई को बाद की तारीख तक टालने की अदालती प्रथा। याद रखिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में एडजर्नमेंट से संबंधित नियम बताए गए हैं। अन्य नियमों के अलावा इसमें कहा गया है कि अदालतें किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को 3 बार से अधिक एडजर्नमेंट नहीं देंगी, और एडजर्नमेंट भी तभी मिलेगा जब पर्याप्त कारण हो और परिस्थितियां पार्टी के नियंत्रण से बाहर हों। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश ने वकीलों द्वारा बार बार एडजर्नमेंट मांगने की प्रथा को चिंता का कारण बताया हो। एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक समय में गायत्री बनाम एम गिरीश मामला हुआ। इस केस में 2016 में फैसला आया। इस केस में वकील महाशय काफी चर्चा में आए थे। इस फैसले में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने एडजर्नमेंट मांगने की कला में महारत हासिल करने वाले इन वकील के प्रयास का विवरण दिया था। ये वकील एडजर्नमेंट मांगने की कला में इतने सिद्धहस्त थे कि इन्होंने ट्रायल कोर्ट में एक मामले का 15 बार सक्सेसफुली एडजर्नमेंट करवाया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा कि मुकदमे की कार्यवाही ऐसे रुकी जैसे कि समय गिरफ्तार हो गया हो। अब आपको दामिनी मूवी के वकील सनी देओल का दर्द समझ आ रहा होगा जब उन्होंने कहा था कि माय लॉर्ड, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। देखिए, बंदूक का भी आविष्कार खुद की सुरक्षा के लिए हुआ था, लेकिन फिर बाद में हुआ क्या? बंदूक का दुरुपयोग हुआ। ऐसे ही एडजर्नमेंट का नियम भी सोच समझ कर बनाया गया था, लेकिन अब यह न्यायपालिका का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। एडजर्नमेंट के बैड कल्चर के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होती है। 2012 की 239वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में ट्रायल कोर्ट फेज में आपराधिक मामलों में देरी के कारणों को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अदालतों में काम का भारी बोझ है और इसका फायदा वकीलों द्वारा एडजर्नमेंट के लिए दबाव बनाने के लिए उठाया जाता है। आइए अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। यह है ओरल आर्गुमेंट्स, या फिर मौखिक तर्कों की लंबाई को नियंत्रण में रखना। देखिए, न्याय तभी न्याय कहा जाता है जब वो समय पर मिले। अगर कोई वकील दलीलों को अनिश्चित काल तक चलाता रहे तो मामले में फैसला भी अनिश्चित काल के बाद ही आएगा। उदाहरण से समझते हैं। जनवरी 2019 में अयोध्या स्वामित्व विवाद में पक्षकारों और वकीलों की बड़ी संख्या के कारण अगस्त से अक्टूबर 2019 तक मामले की 60 से अधिक बार सुनवाई हुई। अब खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ओरल आर्गुमेंट्स की समय सीमा निर्धारित न की जाए तो फैसला आने में कितना वक्त लग सकता है। इस कारण अक्सर संवैधानिक पीठ के मामलों में अदालत दोनों पक्षों को मौखिक बहस के लिए समय सारणी को फॉलो करने का निर्देश देती है। यह कार्यवाही की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि एक ही पक्ष के वकीलों द्वारा दलीलें दोहराई न जाएं और न्याय मिलने में बहुत समय न लग जाए। अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी दलीलें प्रति पक्ष 30 मिनट तक सख्ती से सीमित रखेंगे। भारत में भी 1984 के 99वें विधि आयोग की रिपोर्ट में इस पर विचार किया गया था। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग सख्त समय सीमा लगाने के खिलाफ थे। 2009 में 230वें विधि आयोग की रिपोर्ट में मौखिक बहस को 1.5 घंटे तक सीमित करने का सुझाव दिया गया था, वो भी तब तक जब तक कि मामले में संवैधानिक व्याख्या या कानून का कोई जटिल प्रश्न शामिल ना हो। आगे बढ़ते हैं।
तीसरे मुद्दे की बात करते हैं, यह है लंबी अदालती छुट्टियां। छुट्टियां किसे पसंद नहीं है? इंसान को छुट्टियों की जरूरत तो होती ही है, लेकिन न्यायपालिका में छुट्टियां एक सेंसिटिव मामला है। केंद्र सरकार पहले भी कोर्ट की छुट्टियों का मुद्दा उठा चुकी है। 2022 में तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लंबी छुट्टियां लेने के लिए न्यायपालिका की आलोचना की थी। एक तो इतने पेंडिंग मामले हैं और ऊपर से इतनी लंबी छुट्टियां हैं। 2011 में कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि उच्च न्यायालय एक वर्ष में औसतन 210 दिन ही काम करता है और सभी उच्च न्यायालयों से यह अनुरोध किया गया था कि कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 222 कर दी जाए। हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी 133वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बारी बारी से छुट्टियों पर जाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत की छुट्टियां एक औपनिवेशिक विरासत है जो वादकारियों के लिए गहरी असुविधा का कारण बनती हैं। हालांकि इसके समाधान के लिए सीजेआई ने वकीलों और जजों के लिए फ्लेक्सी टाइम जैसे तरीकों का जिक्र किया। फ्लेक्सी टाइम का मतलब क्या है? फ्लेक्सी टाइम मतलब अगर आपको कुल 9 घंटे काम करना है तो आप अपने हिसाब से दिन के 24 घंटों में से 9 घंटे वर्किंग का टाइम चुन सकते हैं। काम पूरा होना चाहिए बस। चलिए अब अंतिम मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। यह है पहली पीढ़ी के वकीलों के लिए समान अवसर। इसका मतलब यह है कि बूढ़े वकील या महिला वकील जैसे सभी लोगों को कानूनी पेशे में अधिक सुविधा मिले या कम से कम बराबर सुविधा मिले। जैसे महिला वकीलों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करते समय पहली पीढ़ी के वकीलों को अधिक महत्व देना। इसमें वकीलों को सभी कार्य दिवसों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने की अनुमति देना भी शामिल है, ताकि पहली पीढ़ी के वकील और जिन महिला वकीलों के छोटे बच्चे हैं उन्हें कम से कम बाधाओं का सामना करना पड़े। हमारे देश में अलग अलग त्योहारों या अवसर पर जानवरों को लड़ाने की प्रथा चलती है। ऐसे ही असम में माघ बिहू त्योहार के दौरान भैंसों को लड़ाने की और बुलबुल की लड़ाई की पारंपरिक प्रथा चलती है। हाल ही में असम सरकार ने इन पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। इस कोशिश को पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती दे दी है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पेटा इंडिया की भैंसों को लड़ाने की और बुलबुल की लड़ाई की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। तो चलिए समझते हैं कि यह परंपरा आखिर क्या है, यह पारंपरिक लड़ाई क्यों बंद कर दी गई थी, इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के असम सरकार की कोशिशों के पीछे क्या तर्क हैं और पेटा ने किस आधार पर चुनौती दी है। एक एक करके बात करते हैं। देखिए, जानवरों की लड़ाई की यह परंपरा सदियों पुरानी है। इसे अहोम शासकों द्वारा बहुत धूमधाम से आयोजित किया जाता था। भैंसों की लड़ाई लोक संस्कृति और परंपरा तो मानी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ यह धर्म से भी जुड़ी है। लड़ाई शुरू करने के पहले भगवान विष्णु के नाम पर साकी यानी दीपक जलाया जाता है और जोराय चढ़ाया जाता है। जानवरों की ये लड़ाई असमिया शीतकालीन फसल उत्सव, जिसे माघ बिहू कहा जाता है, से जुड़ी लोक संस्कृति का हिस्सा है। यह उत्सव जनवरी में होता है। आपको पता ही है कि देश के अन्य हिस्सों में मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी जैसे अलग अलग नाम से फसल उत्सव होते हैं। बहरहाल, माघ बिहू के दौरान असम के विभिन्न हिस्सों में भैंसों की लड़ाई आयोजित की जाती है। यह भी याद रखिए कि असम में पारंपरिक भैंसों की लड़ाई को मोह जूझ के नाम से जाना जाता है। असम में इन लड़ाइयों का सबसे बड़ा केंद्र है नागांव जिले का आहातगुरी। दूसरी ओर गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक जगह है, नाम है हाजो। यहाँ हयाग्रीव माधव मंदिर है। यहाँ बुलबुल की लड़ाई एक आकर्षण का बड़ा केंद्र है। बिहू से पहले प्रतिभागी लगभग 2 सप्ताह तक पक्षियों को पालते हैं और लड़ाई के लिए मजबूत बनाते हैं। फिर इस परंपरा पर रोक क्यों लग गई थी? सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के फैसले में ऐसी सारी लड़ाइयां बंद करने की बात की थी, जिसके बाद ये सारी लड़ाइयां बंद हो गई। इस फैसले ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र या देश में कहीं भी जल्लीकट्टू या बैलगाड़ी दौड़ में प्रदर्शन करने वाले जानवरों के रूप में बैल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को भी निर्देश दिया था कि जानवरों की देखभाल करने वाला व्यक्ति किसी जानवर को किसी इंसान या किसी अन्य जानवर के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं उकसाएगा। फिर 1 साल बाद जनवरी 2015 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने असम सरकार से बिहू उत्सव के दौरान जानवरों और पक्षियों की लड़ाई को रोकने की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने इसे रोकने का निर्देश दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने 2014 के फैसले को खारिज कर दिया था। इसके बाद जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति मिल गई। असम सरकार भी क्यों पीछे रहती? असम सरकार ने भी जानवरों पर जानबूझकर अत्याचार या क्रूरता के बिना भैंस और बुलबुल की लड़ाई के संचालन को मंजूरी दे दी।
सरकार ने मोहजूज दिशा निर्देश और बुलबुल फाइट दिशा निर्देश भी जारी किए। मोहजूज दिशा निर्देश के अनुसार इंसानों द्वारा जानवरों को चोट पहुंचाने पर रोक है। साथ ही नशीली या प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का जानवरों पर उपयोग मना है। सरकार द्वारा यह कहा गया है कि लड़ाई की अनुमति केवल उन जगहों पर दी जाएगी जहां ऐसी लड़ाइयां पिछले 25 वर्षों से पारंपरिक रूप से आयोजित की गई हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि मोहजूज यानी भैंस की लड़ाई की अनुमति केवल 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच मिलेगी। बुलबुल फाइट दिशा निर्देश के तहत आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खेल के अंत में पक्षियों को सही स्थिति में खुले में छोड़ा जाए। दिशा निर्देशों में यह कहा गया है कि शर्तों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संगठन को अगले 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं गाइडलाइंस के जारी होने के बाद इस साल माघ बिहू के दौरान ये पारंपरिक लड़ाइयां फिर से आयोजित की गई। यहां तक कि इन लड़ाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद आहतगुरी और हाजो में कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था और असम की बिहू परंपराओं को संरक्षित करने के प्रयास की बात की थी। अब पेटा को यह बात अच्छी नहीं लगी। पेटा पहुंच गई गुवाहाटी उच्च न्यायालय और 2 याचिकाएं दायर कर दी। पहली में दोनों गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। दूसरी याचिका में केस की सुनवाई के दौरान भी ऐसी किसी भी फाइट को रोकने की मांग की गई है। पेटा का सीधा सा तर्क यह है कि जानवरों को ऐसी फाइट में बहुत ज्यादा कष्ट होता है, जो कि सही नहीं है। तर्क के साथ कमेंट करके बताइए, क्या ऐसी लोक परंपराएं जारी रखनी चाहिए या फिर नहीं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में दुनिया के लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर सर्न के शोधकर्ताओं ने फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर यानी एफसीसी के लिए एक प्रस्ताव रखा है। इसको लार्ज हैड्रोन कोलाइडर का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत लगभग $21 बिलियन की है। एफसीसी लार्ज हैड्रोन कोलाइडर की तुलना में 3 गुना बड़ा होगा। इसकी 91 किलोमीटर की परिधि होगी और यह 2 गुनी गहराई पर बनाया जाएगा। एफसीसी का लक्ष्य डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और लार्ज हैड्रोन कोलाइडर की पहुंच से दूर रहे अन्य कणों के रहस्यों को उजागर करके भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति लाना है। कुल मिलाकर जो काम लार्ज हैड्रोन कोलाइडर नहीं कर सका, वो काम फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर करेगा। इस प्रस्ताव को सर्न के 70 सदस्य देशों की मंजूरी का इंतजार है। ये देश सामूहिक रूप से महत्वाकांक्षी परियोजना के वित्त पोषण में योगदान देंगे। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट निर्माण में 2 चरण शामिल होंगे। पहला चरण 2040 के दशक के मध्य में शुरू होगा। इसमें हिग्स पार्टिकल का अधिक विस्तार से पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनों के टकराने पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा चरण शुरू होगा 2070 के दशक में। दूसरे चरण में नए कणों की खोज के लिए अधिक उन्नत चुंबक और भारी प्रोटॉन का उपयोग किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कई चुनौतियां भी शामिल हैं और कई नवाचार भी दुनिया को देखने को मिलेंगे। जैसे प्रस्तावित फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर को बहुत गहराई में बनाया जाएगा। एक बड़ी चुनौती है इस कोलाइडर को गहराई में बनाना, इसलिए जरूरी है ताकि उच्च ऊर्जा द्वारा उत्पन्न मजबूत विकिरण को यह रोक सके। वहीं दूसरे चरण में लगने वाले हाईटेक चुंबकों का अभी आविष्कार ही नहीं हुआ है। आपको याद दिला दें कि लार्ज हैड्रोन कोलाइडर ने 2012 में हिग्स बोसोन की खोज के साथ एक इतिहास रचा था। वहीं फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर का लक्ष्य डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों को उजागर करके ब्रह्मांड के शेष 95% हिस्से की जांच करना है। आलोचकों का तर्क है कि इसकी अनुमानित लागत यानी $21 अरब बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों का तर्क है कि जलवायु संबंधी चुनौतियों के लिए इस धन का उपयोग करना अधिक विवेकपूर्ण हो सकता है। तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है। अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देखने के फैन हैं तो आपने मर्सल, कत्थी, मास्टर, बीस्ट, लियो आदि मूवीज जरूर देखी होंगी। बताइए इनमें सबसे कॉमन क्या है? इन सब में एक नाम कॉमन है, वो है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। आप इनको थलपति विजय के नाम से जानते हैं। इन्होंने हाल ही में एक घोषणा करके सबको चौंका दिया। हाल ही में विजय ने फिल्मी करियर को छोड़कर राजनीति में घुसने का प्लान बनाया है। इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली है, नाम रखा है तमिझागा वेत्री कजगम। अब थलपति विजय राजनीति में शामिल होने वाले तमिल अभिनेताओं की लंबी सूची में शामिल हो गए हैं। इन्होंने कहा है कि पार्टी 2026 में तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देखिए, विजय राजनीतिक करियर शुरू करने वाले पहले तमिल सुपरस्टार नहीं हैं और शायद आखिरी तमिल सुपरस्टार भी नहीं होंगे। आपको बता दें, तमिलनाडु राज्य के 5 मुख्यमंत्रियों का नाता फिल्म उद्योग से रहा है। हम इन अभिनेताओं से नेता बनने वाली दशकों पुरानी परंपरा पर बात कर लेते हैं। द्रविड़ पार्टी से तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्ना दुराई द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी यानी डीएमके से थे। यह पार्टी से जुड़े जाति विरोधी, धर्म विरोधी, आत्मसम्मान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए फिल्मों का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति भी थे।
इन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना की थी। इसके बाद करुणानिधि ने विरासत को जारी रखा। एम करुणानिधि अन्नादुरई के बाद डीएमके के प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम बने। इसके बाद एंट्री हुई एमजी रामचंद्रन की। एमजीआर तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। वो द्रमुक पार्टी के कोषाध्यक्ष भी थे और पार्टी की चुनावी सफलता में उनके प्रशंसकों का बड़ा हाथ था। ऑफ स्क्रीन भी एमजीआर अनाथालयों की फंडिंग और आपदा राहत उपायों में भाग लेते रहते थे। एमजीआर हमेशा कहते थे कि कला और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका मानना था कि सिनेमा समाज में सामाजिक राजनीतिक विकास को प्रभावित कर सकता है और प्रभावित करेगा। 1972 में डीएमके से निष्कासन के बाद एमजीआर ने ऑल इंडिया अन्ना मुनेत्र द्रविड़ कड़गम AIADMK का गठन किया। 1977 के चुनाव में वो सीएम के तौर पर सत्ता में आए। 1987 में अपने निधन तक वे इस पद पर बने रहे। इनके जाने के बाद इनकी पत्नी VN जानकी रामचंद्रन और उनकी शिष्या जे जयललिता के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। जे जयललिता 1991 के राज्य विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत हासिल करने के बाद सीएम बनी और 5 और कार्यकाल तक सीएम बनी रहीं। इसी प्रकार दूसरे अभिनेता जैसे विजयकांत और कमल हासन ने भी अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई। फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 3 दशक बिताने के बाद 2005 में कैप्टन विजयकांत ने अपनी राजनीतिक पार्टी देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम DMDK की शुरुआत की। DMDK ने 2006 में अपने पहले विधानसभा चुनाव में केवल विजयकांत के विधायक बनने के बावजूद 8% वोट शेयर अर्जित किया। 2011 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 41 सीटों में से 29 पर जीत हासिल की। इसके बाद अभिनेता निर्देशक कमल हासन आए। उन्होंने 2018 में अपनी पार्टी मक्कल निधि मय्यम लॉन्च की। इनकी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी में उनको हार मिली। और अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाने आए हैं थलपति विजय। थलपति का मतलब होता है कमांडर। हालांकि विजय कई वर्षों से राजनीति में प्रवेश का संकेत दे रहे थे। विजय ने कहा कि उनकी पार्टी दूरदर्शिता और गैर पक्षपातपूर्ण शासन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करेगी और तमिल संस्कृति और भारतीय संविधान के मूल्यों का पालन करेगी। ऐसा लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में अपने लिए एक अलग रास्ता बनाने के लिए उनके शब्द सोच समझकर चुने गए हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि उत्तर भारत में कोई बड़ा फिल्म अभिनेता राजनीति में उतना सफल नहीं हुआ जितना कि दक्षिण भारत में? शायद इसका एक कारण ये रहा है कि दक्षिण भारत के अभिनेताओं ने खुद को समाज के लगभग हर तबके से जोड़ा और समाज के मुद्दों को केवल उठाने का काम ही नहीं किया बल्कि उन्हें दूर करने के उपाय भी अपनी मूवीज में दिखाए। साथ ही साथ दक्षिण भारत के अभिनेताओं ने अपनी संस्कृति को उत्तर भारत के अभिनेताओं की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता दी, जिसकी वजह से वे लोगों के बीच एक पहचान बनाने में सफल रहे। हालांकि उत्तर भारत के संदर्भ में इस नजरिए को एक सिरे से नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि ऐसे कई अभिनेता रहे हैं जिन्होंने राजनीति का भी रुख किया है। हाँ, उत्तर भारत के संबंध में आप लोगों का ध्यान एक खास पहलू की ओर भी ले जाना चाहिए। दरअसल उत्तर भारत की राजनीति में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अभिनेताओं को स्टार प्रचारक के तौर पर लाती हैं ताकि जनता के बीच पार्टी को और ज्यादा पॉपुलर किया जा सके। लेकिन इसका असर ये पड़ता है कि अभिनेताओं की अपनी कोई खास पहचान शेष नहीं रहती और वे उस पार्टी विशेष का चेहरा बनकर रह जाते हैं। इसके अलावा ऐसे और कौन से कारण हैं जो उत्तर और दक्षिण के अभिनेताओं की राजनीतिक यात्रा के बीच आते हैं? इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। पहला सवाल है, घर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, माघ बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मेघालय, मिजोरम, असम, या फिर मणिपुर? पहला सवाल था, हाल ही में सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से, असंगठित क्षेत्र की गरीब महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से, बाल श्रमिकों के कल्याण और पुनर्विस्थापन से संबंधित है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा, यूके, यूएस, या फिर रूस? सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। बीते दिनों भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। हम बात कर रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। आज यानी 6 फरवरी को ही उनकी जयंती मनाई जाती है। दरअसल आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान के बाशिंदे एक ही देश का हिस्सा थे, ये आप जानते हैं। दोनों के नागरिकों ने साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। ऐसे ही एक शख्स थे खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्हें फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान,
फकरे अफगान के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 6 फरवरी 1890 को वर्तमान पाकिस्तान के पश्तून परिवार में हुआ था। उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान कई आंदोलनों में हिस्सा लिया था। उन्होंने साल 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया। इस संगठन ने खान अब्दुल गफ्फार खान को आंदोलन के दौरान एक अलग पहचान दिलाई। इस संगठन को रेड शर्ट संगठन के नाम से भी जाना जाता था। इस संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया। साथ ही खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। वे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को प्रोत्साहन और हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े पैरोकार थे, बड़े हिमायती थे। महात्मा गांधी के करीबी माने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध के समय उनके साथ आए। वे भारत पाकिस्तान विभाजन के खिलाफ थे। भारत सरकार ने साल 1987 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। वे भारत रत्न से नवाजे गए पहले गैर भारतीय थे। आप कुछ ऐसी शख्सियतों के नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न दिया गया लेकिन वे भारत के नागरिक नहीं थे। आप जानते हैं भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साल 1954 में पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन शामिल थे। भारत रत्न के लिए लिंग, नस्ल, व्यवसाय और स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। इस पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। इसके लिए औपचारिक सिफारिशों की जरूरत नहीं होती। इसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, जैसे कि पुरस्कार में मौद्रिक तौर पर कोई धनराशि नहीं दी जाती। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला एक सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। अभी तक पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों में 5 महिलाएं शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। उनके बाद मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी और लता दीनानाथ मंगेशकर को इस अवार्ड से नवाजा गया है। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसमें एक कंडीशन यह भी है कि एक साल में 3 से ज्यादा व्यक्तियों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के मुताबिक इन पुरस्कारों को पाने वाले व्यक्ति इसे अपने नाम में प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि इसे पाने वाले व्यक्ति बायोडेटा या विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति या राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इन पुरस्कारों को संवैधानिक तौर पर उचित बताया था। हमारी थाली में पहुंचने से पहले खाना बहुत से हाथों से होकर गुजरता है, इसलिए उसकी सुरक्षा उत्पादन से लेकर थाली में पहुंचने तक करने की जरूरत होती है। वैश्विक स्तर पर यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कायदे कानून WHO और FAO जैसी संस्थाएं तैयार करती हैं। आप जानते हैं भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यह काम किसके जिम्मे है? FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह जिम्मेदारी मिली है। हम आज इस पर बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल हाल ही में FSSAI की एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें एक अहम फैसला लिया गया। इस बैठक में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रीमलाइन किया गया। इससे क्या फायदा होगा? फूड बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट्स के लिए टैग, मसलन एग मार्क लेने के लिए अलग अलग अथॉरिटी के पास भटकना नहीं होगा। फूड प्रोडक्ट्स के लिए केवल FSSAI के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। इसके अलावा FSSAI ने एक मैनुअल जारी किया है जो फूड प्रोडक्ट्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुपालन के तरीके बताएगी। साथ ही FSSAI स्टैंडर्ड ऑफ मीट प्रोडक्ट्स के तहत हलीम के लिए भी स्टैंडर्ड तय करने जा रही है। इसके लिए वर्तमान में कोई तय मानक नहीं है। आप जानते हैं हलीम क्या होता है? हलीम एक डिश है जो मीट, दालों, अनाज और अन्य उत्पादों से मिलकर बनती है। FSSAI एक सांविधिक संस्था है। इसका गठन केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुआ। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत गठित किया गया है। बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। उनकी बजट स्पीच के आंकड़ों पर लगातार एक्सपर्ट्स अब कमेंट कर रहे हैं। इनमें से एक है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। आंकड़ों पर चर्चा करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 है या किसी भी जरिए से आपकी आय हर महीने 30,000 रुपए है, लेकिन आप खर्च हर महीने 40,000 रुपए कर देते हैं। तो जो 10,000 रुपए का गैप है उसे पूरा करने के लिए आप या तो किसी से उधार लेंगे या अपनी कोई संपत्ति जैसे मोबाइल वगैरह बेच देंगे। ये जो 10,000 रुपए का अंतर आपके खर्च और आय के बीच में है, यही राजकोषीय घाटा है। सरकार के मामले में जब व्यय यानी खर्च सरकार के राजस्व से ज्यादा हो जाता है तो इसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं।
सरकार के राजस्व का सबसे अहम हिस्सा टैक्सेस यानी कर होते हैं। वहीं जब सरकार का राजस्व उसके व्यय से ज्यादा होता है तो इसे फिस्कल सरप्लस कहा जाता है। हालांकि वर्तमान समय में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई सरकार सरप्लस मेंटेन कर पाए। सरकारें आमतौर पर फिस्कल डेफिसिट को ही नियंत्रित करने में जुटी रहती हैं। अब आते हैं वित्त मंत्री के बजट भाषण पर, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के मुकाबले 5.1% तक रखेगी। इतना ही नहीं, 2025-26 के लिए आंकड़ा 4.5% रखने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के मुकाबले 5.3 या 5.4% के आसपास रहेगा। इकोनॉमी की दुनिया में एक और शब्द प्रचलित है, नेशनल डेट यानी राष्ट्रीय कर्ज। ये राजकोषीय घाटे से अलग चीज है। आमतौर पर नेशनल डेट और फिस्कल डेफिसिट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। नेशनल डेट वह राशि है, वह धनराशि है जो किसी देश की सरकार को किसी निश्चित समय पर अपने देनदारों को चुकानी होती है। यह लंबे वक्त तक राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा ली गई उधारी के जरिए कलेक्ट होता है। सरकार राजकोषीय घाटे की भरपाई मार्केट से पैसा उठाकर ही करती है और सरकार को मार्केट से पैसा आसानी से मिल भी जाता है, क्योंकि सरकार मार्केट से पैसा उठाने के लिए जो बॉन्ड जारी करती है उन्हें रिस्क फ्री माना जाता है, क्योंकि सरकार पैसा चुकाने के लिए केंद्रीय बैंक भारत के मामले में आरबीआई से फ्रेश करेंसी जारी करवा सकती है। राजकोषीय घाटे के बारे में एक और बात जो हमें पता होनी चाहिए, राजकोषीय घाटे और महंगाई के बीच भी प्रत्यक्ष संबंध है। सरकार का राजकोषीय घाटा ज्यादा होने पर महंगाई भी ज्यादा होती है। कोविड के टाइम पर सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के मुकाबले 9.17% तक पहुंच गया था और उस वक्त के महंगाई के हालात से हम सब वाकिफ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने भारत में बुजुर्गों की स्थिति को लेकर लोकसभा में कई जानकारियां पेश की थी। इनमें इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के तथ्यों को भी शामिल किया गया है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 को यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के द्वारा तैयार किया गया है। यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी एजेंसी है। इसे 1967 में एक ट्रस्ट फंड के तौर पर स्थापित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सिटीजन्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करने के लिए तैयार करना होगा, जिससे उनके रोजमर्रा के काम आसान हो सकें। रिपोर्ट की माने तो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे मसलन अल्जाइमर और डिमेंशिया को आज भी समाज में स्टिग्मा के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे भारतीय जनसंख्या की उम्र बढ़ रही है, केयर गिविंग का बर्डन भी बढ़ता जा रहा है। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक सुरक्षा की कमी, कमतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल इग्नोरेंस शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्रयास कर रही है। तो सरकार इस दिशा में संवैधानिक प्रावधानों के जरिए और कानूनों के जरिए काम कर रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 बुढ़ापे में लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। इसके अलावा देश में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 लागू है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए देश में नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स काम कर रही है। सरकार कई योजनाएं जैसे अटल वयो अभ्युदय योजना, अटल पेंशन योजना और सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम्स चला रही है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135 में सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत निजी क्षेत्र के लिए भी बुजुर्गों के कल्याण के लिए काम करने का प्रावधान किया गया है। आमतौर पर 60 या उससे अधिक उम्र के लोगों को सीनियर सिटीजन माना जाता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में सीनियर सिटीजन 8.6% की हिस्सेदारी रखते हैं। पहला सवाल है, भारत रत्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 संबंधित है समान नागरिक संहिता से, पंचायतों के गठन से, बुढ़ापे में लोक सहायता पाने के अधिकार से या फिर शिक्षा के अधिकार से। पहला सवाल था, घर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। अगला सवाल था, माघ बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मेघालय, मिजोरम, असम या फिर मणिपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। क्या आपने हाल ही में रिलीज 12th फेल मूवी देखी है?
घबराइए मत, हम यहाँ किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। मैंने मूवी देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मूवी में जिक्र की गई एक खास किस्म की व्यवस्था की। 12th फेल मूवी में नायक का यानी हीरो का जब यूपीएससी इंटरव्यू होता है तो वो परीक्षा प्रणाली में एक जमी जमाई व्यवस्था की बात करता है। ये जमी जमाई व्यवस्था नकल करवाने या नकल को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था थी, जिसमें स्कूल के चपरासी और प्रिंसिपल से लेकर बहुत सारे सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं। मूवी में तो ये व्यवस्था स्कूली परीक्षा पास करवाने के लिए बताई गई थी, लेकिन रियल लाइफ में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसी जमी जमाई व्यवस्था का एग्जाम्पल हम सबने देखा है। आप सब लोग बड़ी शिद्दत से एग्जाम की ईमानदारी से तैयारी करते हैं, पैसा और समय दोनों खर्च करते हैं, और बाद में पता चलता है कि एग्जाम का पर्चा लीक हो गया था या एग्जाम में धांधली हो गई। मुझसे पूछिए, मेरे पास सैकड़ों स्टूडेंट्स के कॉल मैसेज आते हैं। इन सिचुएशन से गंभीर और मेधावी स्टूडेंट्स का दिल टूट जाता है और इसका सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। न्यूज एजेंसी इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट में पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के 41 रिकॉर्डेड मामलों का जिक्र है और रिपोर्ट के अनुसार इसका 1.4 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स पर प्रभाव पड़ा है। सार्वजनिक परीक्षाओं में ऐसी गड़बड़ियों के कारण देरी होती है और परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। इससे लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ता है। खैर, जब जागे तभी सवेरा। खबर यह है कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा से पास हो गया है। इस बिल का मकसद सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के लीक होने, दस्तावेजों से छेड़छाड़ और कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ करने जैसी गड़बड़ियों को रोकना है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस तरह के अपराधों के लिए पहले से ही आईपीसी और बीएनएस में सजा के प्रावधान हैं, तो फिर सरकार को नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? विधेयक को पेश करने वाले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसी सार्वजनिक परीक्षाओं को संचालित करवाने वाले संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं है। इस विधेयक में परीक्षाओं में केवल ऐसी गड़बड़ियों के लिए प्रावधानों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। आइए समझते हैं इस विधेयक में क्या है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में लिखा है कि किसी व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा किए गए अपराध के रूप में प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी के लीक होने, सार्वजनिक परीक्षा में अनधिकृत रूप से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करने और कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना शामिल है। देखिए, कानूनी भाषा थोड़ी सी जटिल तो होती ही है, लेकिन इसका लब्बो-लुआब यही है कि कोई भी व्यक्तियों का समूह या संस्थान पेपर या आंसर को लीक करेगा या कैंडिडेट को नकल करने में किसी भी रूप में सहायता करेगा या ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करके कैंडिडेट को नकल करवाएगा या सहायता करेगा, तो यह अपराध होगा। इसके अलावा धोखा देने या आर्थिक लाभ के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने, फर्जी परीक्षा का संचालन करना, नकली प्रवेश पत्र जारी करना या धोखा देने या आर्थिक लाभ के लिए प्रस्ताव पत्र जारी करना और बैठने की व्यवस्था में हेरफेर, तारीखों और पाली का आवंटन, उम्मीदवारों को परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनाने की सुविधा प्रदान करना भी प्रस्तावित कानून के तहत दंडनीय अपराधों में से एक है। अब अपराध है तो सजा भी होगी। विधेयक में इस तरह के अपराधों के लिए न्यूनतम 3 साल जेल की सजा है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है। विधेयक में संगठित गिरोहों, माफिया तत्वों और कदाचार में लिप्त लोगों की पहचान करने और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने का भी प्रावधान है। इसके साथ मिली भगत में पाए गए सरकारी अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि इस कानून के तहत विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ ही कार्यवाही की जाएगी। विधेयक में इस तरह के प्रयास के मकसद की भी बात की गई है। इसमें कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है और युवाओं को भरोसा दिलाना है कि उनके ईमानदार और वास्तविक प्रयासों को उचित पुरस्कार मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित है। क्या आप बता सकते हैं दुनिया का एरिया के हिसाब से 5वां और पॉपुलेशन के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर आपके मन में इसका जवाब ब्राजील आया है तो आप सही हैं। बहुत ही खूबसूरत देश है ब्राजील। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। इक्वाडोर और चिली को छोड़कर ब्राजील हर दक्षिण अमेरिकी देश के साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी है ब्रासिलिया और इसका सबसे अधिक आबादी वाला शहर है साओ पाउलो। एक और ब्राजीलियन शहर बड़ा फेमस है, नाम है रियो डी जेनेरियो। इसका मतलब है जनवरी की नदी। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो राज्य की राजधानी और देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है।
एक मजेदार बात आपको बताते हैं, ब्रासीलिया के पहले रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी थी। एक और खास बात, रियो डी जेनेरियो एक समय पुर्तगाल की भी राजधानी थी। नेपोलियन ने एक बार पुर्तगाल पर हमला किया था तो पुर्तगाल ने अपनी राजधानी रियो डी जेनेरियो को बना लिया था। इसका मतलब यह है कि रियो डी जेनेरियो किसी यूरोपीय देश की एकमात्र राजधानी थी जो कि यूरोप महाद्वीप के बाहर स्थित थी। लेकिन आजकल रियो डी जेनेरियो एक अलग कारणों से चर्चा में बना हुआ है। दरअसल खबर आई है कि हाल ही में ब्राजील के एक बड़े शहर रियो डी जेनेरियो में स्वास्थ्य आपातकाल यानी हेल्थ इमरजेंसी लगानी पड़ी है। यह हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है डेंगू के कारण। यहाँ के स्थानीय मीडिया ने बताया है कि पिछले साल के जनवरी की तुलना में इस साल जनवरी में ब्राजील में मच्छरों से होने वाली बीमारी की घटनाएं लगभग 4 गुना बढ़ गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2023 में रियो डी जेनेरियो में डेंगू के केवल 23,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2024 में अब तक यानी केवल 40 दिनों के भीतर 10,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। फिलहाल यहां स्वास्थ्य आपातकाल लगाकर डेंगू बुखार के प्रसार को रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हेल्थ इमरजेंसी लगाने का मतलब जन स्वास्थ्य उपायों, वित्तीय सहायता और संसाधन मुहैया कराने के कामों में तेजी लाना होता है, जिससे संक्रमण को स्थानीय स्तर पर फैलने से रोका जा सके। इसके लिए मच्छरों के लार्वा को पनपने से रोकना, पानी जमा होने नहीं देना, साफ सफाई का ध्यान देना, हॉस्पिटल में जरूरत की दवाएं उपलब्ध होना, हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बिस्तर और अन्य सुविधाओं को मुहैया करवाना, एंटी मॉस्किटो क्रीम का यूज करने को कहना, मच्छरदानी का इस्तेमाल करने को कहना जैसे उपायों की अनुशंसा करना शामिल है। इसमें सबसे बड़ा जोर संक्रमण को फैलने से रोकने पर होता है। स्वास्थ्य आपातकाल की यह घोषणा कार्निवल समारोह शुरू होने से कुछ दिन पहले की गई है। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड चर्चा हो और WHO का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बता दें कि WHO इस सिचुएशन पर लगातार नजर बनाए हुए है। पिछले साल दिसंबर में WHO ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि और उच्च वर्षा होती है और जलवायु परिवर्तन डेंगू के उच्च जोखिम से जुड़ा है। हाल ही में कुपोषण से रिलेटेड एक रिपोर्ट सुर्खियों में है। ये रिपोर्ट बनाई है न्यूयॉर्क स्थित टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन ने। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी से भारत की खाद्य प्रणालियों में व्यवधान पैदा हुआ, जिसके कारण कम वजन वाले बच्चों में तेजी से वृद्धि हुई। आपको बता दें कि टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन के शोधकर्ताओं ने भारत में लॉकडाउन खत्म होने के 18 महीने के बाद एक सर्वे किया था। इन्होंने पाया कि जून 2017 और जुलाई 2021 के बीच कम वजन वाले बच्चों का अनुपात 31% से बढ़कर 45% हो गया है। इससे कुपोषित बच्चों की संख्या में 14% की वृद्धि हुई है। यह सर्वे बिहार के मुंगेर और ओडिशा के कंधमाल और कालाहांडी जैसे 3 जिलों में किया गया। सर्वे में लगभग 511 घर और 622 बच्चे शामिल थे। WAZ यानी वेट फॉर एज जेड स्कोर के अनुसार महामारी के बाद वजन के मानक विचलन से बच्चों के शरीर के वजन में 0.5 से 0.6 की गिरावट देखी गई। यहाँ एक नकारात्मक संकेत यानी नेगेटिव से पता चलता है कि बच्चे के शरीर का वजन उसी उम्र और लिंग के औसत बच्चे से कम है, इसलिए यह कुपोषण का संकेत देता है। एक सकारात्मक चिन्ह यानी प्लस ये बताता है कि बच्चे का वजन औसत से अधिक है। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी बच्चे का स्कोर उसी आयु समूह के स्कोर से 2 SD कम है तो उसे कम वजन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में औसत WAZ स्कोर -1.41 से -1.93 और ओडिशा में -1.3 से -1.81 तक गिर गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये दोनों राज्यों में कम वजन वाले बच्चों के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन ने इसके कारणों की भी चर्चा की है। इसमें बताया गया है कि चूंकि महामारी के दौरान स्कूल बंद थे, इसलिए सरकारी स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को जिन्हें प्रतिदिन एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता था, वो छिन गया। आपको याद होगा कि महामारी के दौरान 2021 में एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS पोषण योजना और मध्याह्न भोजन योजना सहित विभिन्न सरकारी खाद्य योजनाएं बंद हो गई थी। इसके कारण बच्चों का उम्र के हिसाब से वजन कम हो गया और उनके समग्र स्वास्थ्य और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था। राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना P देसाई के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने विधेयक से रिलेटेड रिकमेंडेशंस दी थी।
आप ये भी समझ लीजिए कि यूसीसी का एनेक्टमेंट 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में भाजपा के प्रमुख चुनावी वायदों में से एक था। खबर यह भी है कि इसी तरह के विधेयक जल्द ही गुजरात और असम विधानसभाओं के समक्ष भी रखे जा सकते हैं। देखिए, ये कानून विभिन्न समुदायों में विवाह, विरासत, तलाक और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानून विषयों को समान रूप से नियंत्रित करेगा। अभी फिलहाल विवाह और लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रावधान की बात कर लेते हैं। समान नागरिक संहिता सभी के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, जिसमें युवक की आयु 21 वर्ष और युवती की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस संहिता में किन किन के मध्य विवाह हो सकता है इसे भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। जैसे विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच ही संपन्न हो सकता है। संहिता में पति अथवा पत्नी के जीवित होने की स्थिति में दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी के साथ अब विवाह का पंजीकरण भी अनिवार्य रूप से कराना होगा। इस विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप से भी रिलेटेड प्रावधान है। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगल के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए और उसको लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 21 वर्ष से कम के लड़का और लड़की दोनों को इस रजिस्ट्रेशन की जानकारी दोनों के माता पिता को देना जरूरी होगा। इस विधेयक में ऐसे और भी कई अन्य प्रावधान हैं जिनकी चर्चा फिर किसी एपिसोड में की जाएगी। देखिए, देश में सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून सिविल मामलों में भी हो जाएगा, फैमिली मामलों में भी हो जाएगा। लेकिन इस विधेयक में समान नागरिक संहिता में शामिल बिंदुओं के अतिरिक्त किसी भी धर्म की मान्यताओं से छेड़छाड़ नहीं करने की बात कही गई है। आपको ये पता होना चाहिए कि कई सामाजिक बुराइयां धार्मिक रीति रिवाजों की आड़ में पनपती हैं। इसमें गुलामी, देवदासी, दहेज, 3 तलाक, बाल विवाह या अन्य प्रथाएं शामिल हैं। समान नागरिक संहिता इन सभी सामाजिक बुराइयों के खात्मे की गारंटी देता है। खैर, आज के इस सेगमेंट में हम ये भी जानेंगे कि संविधान में यूसीसी को कैसे शामिल किया गया था, संविधान सभा में इससे रिलेटेड क्या बहस हुई थी और क्या तर्क दिए गए थे। आइए समझते हैं। देखिए, यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद 44 में है। क्या कहता है अनुच्छेद 44? अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद को संविधान सभा द्वारा 23 नवंबर 1948 को एक जोरदार बहस के बाद अपनाया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यूसीसी की खिलाफत की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक विधानसभा सदस्य मोहम्मद इस्माइल खान ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 35 में एक प्रावधान के एडिशन का सुझाव दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि यही अनुच्छेद 35 बाद में अनुच्छेद 44 बना। इस्माइल ने तर्क दिया कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को लंबे समय से चली आ रही धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देश में असंतोष पैदा कर सकता है और सद्भाव को बिगाड़ सकता है। एक और सदस्य थे, नाम था बी पोकर साहेब बहादुर। इन्होंने भी मोहम्मद इस्माइल खान के पक्ष में बात की। इन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर संविधान सभा जैसी कोई संस्था धार्मिक अधिकारों और प्रथाओं में हस्तक्षेप करती है तो यह अत्याचार होगा। वहीं कांग्रेस सदस्यों ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। कांग्रेस सदस्य और संविधान सभा ड्राफ्ट समिति के सदस्य के एम मुंशी ने इस विचार का विरोध किया कि यूसीसी अत्याचारी है। उन्होंने कहा कि राज्य को धार्मिक आचरण में हस्तक्षेप न करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों को धर्मनिरपेक्ष कानून द्वारा शासित किया जाना चाहिए, न कि धर्म द्वारा। मुंशी ने कहा कि यदि विरासत और उत्तराधिकार जैसे मामलों को व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों की छत्रछाया में स्वीकार किया जाता है तो भेदभाव के खिलाफ मौलिक अधिकार के बावजूद महिलाओं के साथ कभी भी समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि पूरे भारत में समान नागरिक संहिता न हो। ड्राफ्ट कमेटी के एक अन्य सदस्य थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। उन्होंने कहा कि यूसीसी असंतोष और असामंजस्य का कारण बनेगा। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि मानवीय संबंधों के लगभग हर पहलू के लिए पहले से ही समान कानून लागू थे, बस विवाह और उत्तराधिकार से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को छोड़कर। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात पर बहस करने में बहुत देर हो चुकी है कि यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि काफी हद तक इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। हालांकि अंबेडकर ने संबंधित सदस्यों को कुछ आश्वासन दिए थे। अंबेडकर ने कहा कि सभी लोग अनुच्छेद की भाषा पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इसमें राज्य प्रयास करेगा जैसे शब्द शामिल हैं। ऐसे शब्दों को शामिल करने से संबंधित समुदायों के हितों की रक्षा होती है। उन्होंने तर्क दिया कि इन शब्दों ने यह सुनिश्चित किया है कि यूसीसी को सभी नागरिकों पर लागू नहीं किया जा सकता और यह केवल उन लोगों पर लागू हो सकता है जो घोषणा करते हैं कि वे कोर्ट से बंधे होने के लिए तैयार हैं।
कुल मिलाकर इन तर्कों के साथ संविधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद 44 को अपनाया, जैसा कि आज जानते हैं। पहला सवाल है, देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल या फिर नई दिल्ली? दूसरा प्रश्न है, ब्राजील की सीमाएं किस देश को नहीं छूती हैं? कोलंबिया, वेनेजुएला, चिली या फिर उरुग्वे? भारत रत्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। उपर्युक्त में से कौन से सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प बी, यानी किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 नहीं बल्कि 3 तक सीमित है। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 संबंधित है समान नागरिक संहिता से, पंचायतों के गठन से, बुढ़ापे में लोक सहायता पाने के अधिकार से या फिर शिक्षा के अधिकार से? सही जवाब है विकल्प सी, यानी भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में से अनुच्छेद 41 के तहत बुढ़ापे में लोक सहायता पाने के अधिकार का जिक्र किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम यानी मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म करने का फैसला सुनाया है। गृह मंत्रालय ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से खत्म करने की सिफारिश की है। इससे पहले गृह मंत्री ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ यानी फेंसिंग लगाने की बात कही थी। पहले हम समझते हैं कि फ्री मूवमेंट रिजीम दरअसल है क्या। यह भारत और म्यांमार के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है। यह समझौता 1970 से लागू है। इसमें दोनों देशों के आदिवासी समुदाय के ऐसे नागरिक जो सीमा से 16 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं, दूसरे देश में 16 किलोमीटर तक बिना वीजा के जा सकते हैं। उन्हें सीमा पर केवल बॉर्डर पास दिखाने की जरूरत होती थी। मतलब यह कि म्यांमार के नागरिक भारत में 16 किलोमीटर तक और भारत के नागरिक म्यांमार में 16 किलोमीटर तक बिना वीजा की यात्रा कर सकते थे। इसमें कंडीशन यही है कि वे दोनों में से किसी भी साइड पर 16 किलोमीटर के दायरे में ही निवास करते हों। आमतौर पर यह बॉर्डर पास 1 साल के लिए वैलिड होता था। साथ ही एक विजिट में 2 हफ्तों तक स्टे कर सकते थे। गृह मंत्रालय ने इस निर्णय के पीछे की वजह भी बताई है। पहला कारण है देश की आंतरिक सुरक्षा को दुरुस्त करना और दूसरी वजह है उत्तर पूर्व के ऐसे राज्य जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं उनका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर मेंटेन रखना। देखिए, भारत के इस फैसले के पीछे केवल यही वजह नहीं है। आपको याद होगा साल 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। इससे भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी खतरा बढ़ा है। दूसरा, पिछले साल मणिपुर में भड़की हिंसा ने भी सरकार के इस फैसले में अहम भूमिका निभाई है। यहां तक कि मणिपुर की राज्य सरकार तो इस हिंसा के पीछे अवैध प्रवासियों को ही जिम्मेदार बता रही थी। गौरतलब है कि मणिपुर म्यांमार के साथ तकरीबन 400 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार के हालिया फैसले पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया है। भारत और म्यांमार एक दूसरे के साथ 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं। भारत के मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज लोकसभा में थर्मल पावर प्लांटों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन उपकरण की स्थापना के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में दिया। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत थर्मल पावर प्लांट्स में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का प्लांट लगाया जाता है। यह प्लांट बॉयलर, भट्टियों और अन्य स्रोतों द्वारा उत्पादित फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाता है। बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के बावजूद आज भी भारत के कुल बिजली उत्पादन में थर्मल पावर प्लांट्स का योगदान सबसे ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक यह अभी भी 2/3 के आसपास है। थर्मल पावर प्लांट्स कोयले जैसे प्राथमिक ईंधन पर निर्भर होते हैं। ये कोयला प्राकृतिक गैस, हीटिंग तेल जैसे ईंधन की ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। मगर इसमें दिक्कत यह है कि प्राथमिक ईंधन जलने के बाद बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का उत्सर्जन करते हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक है। इस समस्या से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्सर्जन मानक तय किए गए हैं और थर्मल पावर प्लांटों में FGD यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन उपकरण को लगाने का निर्देश दिया गया है। उत्सर्जन मानकों का पालन करने के लिए थर्मल पावर प्लांटों को केंद्र द्वारा शुरू में 2017 की समय सीमा दी गई थी। बाद में इसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए 3 अलग अलग समय सीमाओं में बदल दिया गया। कैटेगरी A के क्षेत्रों के लिए 31 दिसंबर 2024 की समय सीमा तय की गई है।
कैटेगरी ए में एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ साथ भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित पावर प्लांट्स को रखा गया है, जबकि कैटेगरी बी के क्षेत्रों के लिए 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा तय की गई है। कैटेगरी बी में सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिभाषित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या नॉन अटेनमेंट सिटीज के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित पावर प्लांट्स को रखा गया है। नॉन अटेनमेंट सिटीज का दर्जा उन शहरों को दिया जाता है जिनका प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। खैर, अब कैटेगरी सी पर आते हैं। कैटेगरी सी के क्षेत्रों के लिए 31 दिसंबर 2026 की समय सीमा तय है। कैटेगरी सी में कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में शामिल प्लांट्स को छोड़कर सभी को शामिल किया गया है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जान लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है तथा यह भारी, रंगहीन और जहरीली गैस है। इसमें एक तीखी और बेचैन करने वाली गंध होती है जो तुरंत जलाई गई माचिस की तीली की गंध के समान होती है। सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण के मध्यवर्ती चरणों में इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। प्राकृतिक तौर पर यह ज्वालामुखीय गैसों और कुछ पानी के गर्म झरनों के घोल में पाया जाता है। आमतौर पर इसे हवा या ऑक्सीजन में सल्फर या सल्फर के यौगिकों जैसे आयरन पायराइट या कॉपर पायराइट को जलाकर औद्योगिक रूप से तैयार किया जाता है। इसके अलावा सल्फर युक्त ईंधन के जलने से वातावरण में बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। यह वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है जो अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख कंपोनेंट होता है। अगर बात सल्फर डाइऑक्साइड के इस्तेमाल की करेंगे तो इसका इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फाइड्स बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। रेफ्रिजरेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीच और खाद्य संरक्षण में भी इसका इस्तेमाल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्यों में उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाती है, जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की स्थापना की निगरानी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता की जाती है। महात्मा गांधी का एक कथन है, पृथ्वी पर सबकी जरूरतों के लिए संसाधन पर्याप्त है लेकिन लालच के लिए नहीं। आज जिस सतत विकास पर दुनिया भर में बात हो रही है उसे हम गांधी जी के इस कथन से समझ सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाना कितना जरूरी है, इसके महत्व को समझते हुए WSDS यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट आयोजित की जाती है। इस समिट का 23वां एडिशन नई दिल्ली में 7 से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस रखी गई है। WSDS टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा सालाना आयोजित किया जाने वाला एक फ्लैगशिप इवेंट है ये। अब सवाल उठता है कि टेरी क्या है? टेरी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास और क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय का मतलब समझ लेते हैं। सतत विकास शब्द की व्याख्या वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। सतत विकास या धारणीय विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें वर्तमान की जरूरतों के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है। कुछ ऐसे समझिए जैसे घरों में पेरेंट्स अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए संपत्ति, घर जैसी चीजें तैयार करते हैं। ऐसे ही आज की पीढ़ी को प्रकृति में मौजूद संसाधनों को इस तरह उपयोग करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियां इनके लिए मोहताज ना हो, उन्हें भी वो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन मिले। दरअसल प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं, तो जब हम अपनी विकास नीतियां तय करते हैं तो हमें इन सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। सरल शब्दों में, आसान भाषा में कहें तो आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच जरूरी संतुलन का नाम ही सतत विकास है। अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट जस्टिस की। क्लाइमेट जस्टिस में यह माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक असर सब पर एक सा नहीं है। इसके मुताबिक हाशिए पर पड़ी आबादी जैसे महिलाएं, गरीब बच्चे, अल्प विकसित देशों पर इसका ज्यादा घातक असर होता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जो प्रयास किए जाएं, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका खामियाजा किसने ज्यादा भुगता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाती है। अमीर देश स्वच्छ ऊर्जा वाली तकनीक पर निवेश करके अपने देश के नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मुहैया करा सकते हैं। लेकिन गरीब देश क्या करेंगे, जिनके पास अभी अपने नागरिकों की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए धन नहीं है। ऐसे ही बच्चे और महिलाएं, आमतौर पर यह तबका अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। इसलिए क्लाइमेट जस्टिस इस मामले में सबके लिए न्याय की बात करता है।
लोकसभा में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी योजना के बारे में जानकारी पेश की। इस योजना को यूनियन कैबिनेट ने जनवरी 2024 में मंजूरी दी है। 2021 से 26 के दौरान लागू होने वाली इस योजना का बजट 4,797 करोड़ रुपए का रखा गया है। पृथ्वी योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें वर्तमान में चल रही कई सब स्कीम्स को शामिल किया गया है। इसमें अक्रॉस यानी एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलाइजिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज, ओ स्मार्ट यानी ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एंड एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, पेसर यानी पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, सेज यानी सेस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज, रीच आउट यानी रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच शामिल हैं। गौरतलब है कि हमारी पूरी पृथ्वी में 5 कंपोनेंट होते हैं। इन 5 कंपोनेंट में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर, क्रायोस्फीयर और बायोस्फीयर शामिल हैं। पृथ्वी योजना में शामिल 5 सब स्कीम्स इन कंपोनेंट्स को बेहतर ढंग से समझने में अहम भूमिका निभाती हैं। पृथ्वी योजना के तहत रिसर्च गतिविधियों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थानों के जरिए अंजाम दिया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत रिसर्च में तकरीबन 10 संस्थान काम करते हैं। इनमें इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज शामिल है। आपको बता दें, किसी भी योजना में एग्जाम के लिहाज से 2 बातें याद रखनी होती हैं। योजना किस मंत्रालय की है? पृथ्वी योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है। इसका मकसद क्या है? मकसद है मौसम और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का समाधान। योजना के तहत रिसर्च में पृथ्वी के 5 कंपोनेंट्स में होने वाले परिवर्तनों को नोटिस किया जाएगा। इसी आधार पर मौसम को प्रिडिक्ट करने वाले मॉडलिंग सिस्टम्स को तैयार किया जाएगा। योजनाओं पर किस तरह से सवाल बनते हैं, ये समझने के लिए साल 2016 में UPSC द्वारा पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, निर्धन कृषकों को विशेष फसलों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, वृद्ध एवं निसहाय लोगों को पेंशन देना, या फिर कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों की फंडिंग करना। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प A। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर नागालैंड। दूसरा प्रश्न है, टेरी का मुख्यालय कहां स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। पहला प्रश्न था, देश का पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल या फिर नई दिल्ली। सही जवाब है विकल्प A, हैदराबाद। अगला प्रश्न था, ब्राजील की सीमाएं किस देश को नहीं छूती हैं? कोलंबिया, वेनेजुएला, चिली या फिर उरुग्वे। सही जवाब है विकल्प C, चिली। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से 3 भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा की है। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी भारत रत्न की घोषणा की गई थी, भारत रत्न देने की। प्रधानमंत्री ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। चलिए एक एक करके इन महान हस्तियों की बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं आज की अमृतवाणी। सबसे पहले बात करते हैं PV नरसिम्हा राव की। पामुलापति वेंकट नरसिंह राव यानी PV नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। जैसे लोकप्रिय तौर पर देश की आज़ादी का मसीहा गांधी जी को माना जाता है, वैसे ही देश की आर्थिक आज़ादी का मसीहा अगर PV नरसिम्हा राव को कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में इनका क्या योगदान था, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि इनके प्रधानमंत्री बनने में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ रहा। आपको याद होगा 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। जिस समय राजीव गांधी की हत्या हुई उस समय देश में चल रहे थे आम चुनाव। 1991 के आम चुनाव 2 चरणों में हुए थे। पहले चरण के चुनाव राजीव गांधी की हत्या से पहले हुए थे और दूसरे चरण के चुनाव उनकी हत्या के बाद।
परिणाम आने के बाद पता चला कि पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर था। इसका प्रमुख कारण राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर थी। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। कांग्रेस ने कुल 232 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। फिर नरसिम्हा राव को कांग्रेस संसदीय दल का नेतृत्व प्रदान किया गया। इसके बाद नरसिम्हा राव ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और इस प्रकार पीवी नरसिम्हा राव बन गए भारत के नवे प्रधानमंत्री। सरकार अल्पमत में जरूर थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। आपको बता दें कि पीवी नरसिम्हा राव को मखमल की कुर्सी नहीं बल्कि कांटों का ताज मिला था। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चिंताजनक स्तर तक कम हो गया था और देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। फिर पीवी नरसिम्हा राव ने रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया और इसके बाद देश धीरे धीरे आर्थिक भंवर से बाहर निकला। लाइसेंस राज का खात्मा और देश की आर्थिक नीतियों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर इन्हीं के कार्यकाल में आया। चलिए अब बात करते हैं किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जन्मे चौधरी चरण सिंह ने 1928 में गाजियाबाद में वकालत शुरू की थी। फिर हुआ 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको याद होगा कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। कमेंट करके बताइए 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। खैर, पूर्ण स्वराज की बात से प्रभावित होकर चरण सिंह ने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। फिर 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया गया। उधर गांधी जी ने डांडी मार्च निकालकर नमक बनाया और यहां गाजियाबाद की बॉर्डर पर बहने वाली हिंडन नदी पर चरण सिंह ने नमक बनाया। फिर होना क्या था, चरण सिंह को 6 माह की सजा हो गई। जेल से वापसी के बाद चरण सिंह ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में खुद को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने राजनीति में प्रवेश किया और 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी चरण सिंह गिरफ्तार हुए। फिर महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया और 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के माहौल में चरण सिंह ने भूमिगत होकर गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर के गांवों में गुप्त क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। चरण सिंह के कामों में मेरठ प्रशासन इतना परेशान था कि प्रशासन ने चरण सिंह को देखते ही गोली मार देने का आदेश दे रखा था। बहरहाल देश आजाद हुआ और चरण सिंह को किसानों के नेता के रूप में जाना जाने लगा। क्यों जाने लगा, अभी आपको पता चलेगा। 1 जुलाई 1952 को यूपी में उनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। वो 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और दोबारा 17 फरवरी 1970 को वे मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वे केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। फिर वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की और फिर 1979 में चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह की किताबें पढ़ने लिखने में काफी रुचि थी। उन्होंने कई किताबें लिखी जैसे जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान, प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो अ सर्टेन मिनिमम आदि। चलिए अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की। मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन भारत के फेमस आनुवंशिक वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश के कलंक से बाहर निकाला और 25 साल से भी कम समय में भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आपने कई बार अखबार में या न्यूज में देखा होगा कि एक ही फला अनुसूचित जाति से कई IAS या IPS बन रहे हैं और इनके सफल होने के बाद इनकी अगली पीढ़ी भी आरक्षण का लाभ उठाकर आगे सफल हो रही है। लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि ऐसी सफल अनुसूचित जाति के अलावा और भी कई अनुसूचित जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसी वाद विवाद से रिलेटेड हमारी अगली खबर है। हाल ही में अनुसूचित जातियों के बीच उपवर्गीकरण का मामला चर्चा में आया।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने एससी उपवर्गीकरण मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एससी उपवर्गीकरण का मतलब है कि एससी कैटेगरी में भी सब कैटेगरी बनाना चाहिए। चलिए समझते हैं पूरी खबर को। खबर को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। बात है 1975 की। 1975 में पंजाब सरकार ने उस समय के 25% एससी आरक्षण को 2 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहली श्रेणी में केवल वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। ये समुदाय राज्य में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सबसे पिछड़े समुदायों में से एक माने जाते थे। इन्हें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए पहली प्राथमिकता दी जानी थी। दूसरी श्रेणी में बाकी एससी समुदाय शामिल थे। यह अधिसूचना लगभग 30 वर्षों तक लागू रही। फिर साल 2000 में आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह के कानून को पेश किया। कानून का नाम था आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2000। लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के इस कानून को रद्द कर दिया। यह मामला था ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इस मामले में 2004 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बैठी। आइए समझते हैं उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द करते वक्त क्या तर्क दिए। पीठ ने कहा था कि केवल राष्ट्रपति ही ये नोटिफाई कर सकते हैं कि किन समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार आरक्षण का लाभ मिल सकता है, और यह भी कहा कि इस मामले में राज्यों के पास छेड़छाड़ करने की शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया था। तर्क ये दिया कि यह उपवर्गीकरण एससी क्लास के भीतर अन्य समुदायों के साथ अलग व्यवहार करेगा। इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एससी सूची को एक समरूप समूह के रूप में माना जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क यह था कि चूंकि भारतीय संविधान द्वारा कुछ जातियों को अनुसूची में वर्गीकृत ही इसीलिए किया गया क्योंकि उन्हें ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा था। अब उपवर्गीकरण करके इनके साथ एक दूसरे से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के 2 साल बाद यानी 2006 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी डॉक्टर किशन पाल बनाम पंजाब राज्य मामले में पंजाब सरकार की 1975 की अधिसूचना को रद्द कर दिया। फिर 2006 में अधिसूचना को रद्द करने के 4 महीने बाद पंजाब सरकार ने फिर से पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया ताकि वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों को आरक्षण में प्राथमिकता मिले। हाई कोर्ट ने 2010 में इसे फिर से रद्द कर दिया। इसके बाद पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। अब कई राज्य फिर से चिन्नैया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लौट आए हैं। उनका दावा है कि राज्यों के पास यह तय करने की शक्ति है कि आरक्षण का लाभ उन समुदायों को दिया जाए जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। कुछ राज्यों ने यह भी तर्क दिया है कि आरक्षण के बावजूद तथाकथित प्रमुख अनुसूचित जातियों के कंपैरिजन में कुछ जातियों का रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व बहुत कम है। ये राज्य 15% के एससी कोटा के भीतर ऐसी जातियों के लिए एक अलग कोटा बनाना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ पर्याप्त रूप से सभी को मिल रहा है। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अपने एक बेहद इंपॉर्टेंट पेस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। पेस मिशन एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट के कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च हुआ। आइए समझते हैं पेस मिशन है क्या। पेस का फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। कुल मिलाकर यह महत्वपूर्ण पृथ्वी प्रणाली के बारे में इंसानों के ज्ञान को बढ़ाने वाला है। नासा के अनुसार पेस मानवता के लिए लाभ के लिए समुद्र के स्वास्थ्य, वायु गुणवत्ता और बदलती जलवायु के प्रभावों का अध्ययन करेगा। इस उपग्रह में हाइपर स्पेक्ट्रल ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो रिसर्चर्स को अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड लाइट के स्पेक्ट्रम में महासागरों और अन्य जल निकायों पर शोध करने को आसान बनाएगा। ये सारे उपकरण वैज्ञानिकों को फाइटोप्लैंक्टन के वितरण को ट्रैक करने और अंतरिक्ष से पहली बार यह पहचानने में सक्षम बनाएगा कि इन जीवों के कौन से समुदाय दैनिक या वैश्विक पैमाने पर मौजूद हैं। आपको बता दें, फाइटोप्लैंक्टन समुद्री पर्यावरण की हेल्थ जांचने का एक बड़ा पैरामीटर होता है। इसके साथ ही पेस अंतरिक्ष यान में 2 पोलारीमीटर उपकरण, हाइपर एंगुलर रेनबो पोलारीमीटर और स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर लगाया गया है। यह उपकरण यह पता लगाएंगे कि सूरज की रोशनी वायुमंडल में कणों के साथ कैसे संपर्क करती है। इससे शोधकर्ताओं को एटमॉस्फेयर की एरोसोल के साथ साथ स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता पर नई जानकारी मिलेगी जो अब से पहले नहीं मिला करती थी। इसके साथ ही यह मिशन जलवायु चक्र में महासागर की भूमिका के ज्ञान को गहराई से आगे बढ़ाएगा।
टेलर स्विफ्ट को आज की तारीख में कौन नहीं जानता। टेलर स्विफ्ट एक मशहूर पॉप स्टार और मानवतावादी सेलिब्रिटी हैं। इन्हें अक्सर प्रशंसकों द्वारा नैतिक अरबपति के रूप में सम्मिलित किया गया है, लेकिन फिलहाल टेलर स्विफ्ट को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और ये आलोचना की जा रही है इनके निजी जेट में ट्रैवल करने को लेकर। आलोचना है कि इस पॉप आइकन का एक विशाल कार्बन फुटप्रिंट है और यह निजी जेट का कल्चर, पर्यावरण और दुनिया की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको बता दें, प्रति व्यक्ति आधार पर निजी जेट दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक है। आइए समझते हैं पूरी खबर को। सेंट्रल फ्लोरिडा विश्वविद्यालय का एक 21 साल का छात्र है, नाम है जैक स्विनी। यह कई फेमस और अरबपति सेलिब्रिटी के निजी जेट लैंडिंग और टेक ऑफ के बारे में जानकारियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालता है। इसने टेलर स्विफ्ट की निजी जेट उड़ानों के बारे में भी सोशल मीडिया में बता दिया। इस पर टेलर स्विफ्ट ने जैक स्विनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। तो चलिए टेलर स्विफ्ट के बहाने अब समझते हैं कि निजी जेट फ्लाइट्स पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए, निजी जेट के साथ समस्या यह है कि प्रति व्यक्ति आधार पर निजी जेट दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक है। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वकालत करने वाले एक यूरोपीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट की 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि निजी जेट वाणिज्यिक विमानों की तुलना में प्रति यात्री 5 से 14 गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और ट्रेनों की तुलना में 50 गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी जेट हर घंटे लगभग 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं, जो एक औसत यूरोपियन के वार्षिक कार्बन उत्सर्जन का लगभग 1/4 है। ब्रिटिश मीडिया की एक अन्य रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2022 में मशहूर हस्तियों और अरबपतियों द्वारा केवल उनके निजी जेट द्वारा उत्पादित CO2 की औसत मात्रा लगभग 3376.64 टन थी। बहरहाल पिछले कुछ सालों में निजी जेट का उपयोग लगातार बढ़ा है। 2023 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप में निजी उड़ानों में 2022 में 64% की वृद्धि हुई है और 5.3 मिलियन टन से अधिक CO2 उत्सर्जित हुई है। देखिए, निजी जेट यात्रा इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे अमीर और शक्तिशाली लोग CO2 उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन में असमान रूप से योगदान करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट कहती है, हमारी जीवन शैली का हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे अमीर लोगों की है, क्योंकि वैश्विक आबादी का सबसे अमीर 1% संयुक्त रूप से सबसे गरीब 50% की तुलना में अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। एक और बात यह भी समझिए कि राष्ट्रों के स्तर पर इसे अमीरों और गरीबों के बीच कार्बन फुटप्रिंट की विशाल खाई के रूप में भी देखा जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के विश्लेषण से पता चला कि 23 समृद्ध औद्योगिक देश सभी ऐतिहासिक उत्सर्जन के 50% के लिए जिम्मेदार हैं और 150 से अधिक देश बाकी के लिए। ये खाई आज भी कायम है। उदाहरण के लिए ग्लोबल कार्बन एटलस 2021 के मुताबिक अमेरिका प्रति व्यक्ति वार्षिक कार्बन उत्सर्जन 15.32 मीट्रिक टन दर्ज करता है, जबकि भारत सालाना केवल 1.89 मीट्रिक टन रिपोर्ट करता है। इसके साथ ही यह भी एक फैक्ट है कि जो सबसे गरीब लोग हैं, जिन लोगों ने जलवायु संकट में सबसे कम योगदान दिया है, वही ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलवायु न्याय आंतरिक रूप से सामाजिक आर्थिक न्याय से जुड़ा हुआ है। पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था? 2015, 2016, 2013 या फिर 2017? अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा पेस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा, जाक्सा, इसरो या फिर ESA? पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? अरुणाचल, असम, मणिपुर, नागालैंड। सही जवाब है विकल्प बी, असम। अगला प्रश्न था, टेरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर कोलकाता? सही जवाब है विकल्प सी, नई दिल्ली। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।